ये कहते हैं ना बहुत ज्यादा नर्म बनो ना बहुत ज्यादा सख्त बनो, दरमियाने रहो। तो यहाँ पे एक अपनी सख्ती की वजह से मारा गया, एक अपनी नरमी की वजह से मारा गया। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं एहसान और आज हम देखने वाले हैं अल्फा हेलिक्स का स्ट्रक्चर। अब हम प्रोटीन के स्ट्रक्चर देख रहे थे और सबसे पहले हमने देखो प्राइमरी स्ट्रक्चर जो प्रोटीन का था वो हमने देखा, जिसमें कैसे जो हमारे पास डिफरेंट क्या थे अमीनो एसिड्स थे वो एक सीक्वेंस में जुड़ गए थे। ठीक है, प्राइमरी स्ट्रक्चर यही था हमारे पास, एक पॉलीपेप्टाइड बना था हमारे पास जिसमें बाद में जाके प्रोटीन बनना था। तो क्या है, हमने प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन किया था। मैं एक रिकॉल दे रहा हूँ, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। प्राइमरी स्ट्रक्चर में क्या था कि हमने जो सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स है एग्जैक्टली वही सीक्वेंस होता है जो कि मैसेंजर आरएनए के ऊपर कोडॉन्स के जो सीक्वेंस होते हैं उसी के मुताबिक सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड बनते हैं, सबको पता है। ठीक है, तो वो सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड जो ट्रांसलेशन के बाद जो पेप्टाइड बनती है उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो जितने भी प्रोटीन्स हैं वो हमारे पास प्राइमरी स्ट्रक्चर में उनकी मस्ट होती है। प्राइमरी स्ट्रक्चर में अगर कोई भी चेंजिंग आई तो पूरे का पूरा जो प्रोटीन है वो खराब हो जाती है, वो हमारे पास डीनेचर भी हो सकती है, उसमें कोई भी जो है तब्दीली आ सकती है, चेंजिंग आ सकती है, खराबी आ सकती है। ठीक है, तो वो हमारे पास प्राइमरी जो स्ट्रक्चर जिसमें हमने कहा था कि पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है, अल्फा कार्बन क्या होता है, अमीनो एसिड क्या है, कैसे जुड़ते हैं, ये सारी चीज़ें जो है हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके थे। आज हमें करना है सेकेंडरी स्ट्रक्चर को। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या होगा, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में बेसिकली हमारे पास यही जो पॉलीपेप्टाइड की ये जो क्या है, ये जो पॉलीपेप्टाइड है एक हमारे पास। अब पॉलीपेप्टाइड में देखो कम से कम 40 से लेकर 100 तक अमीनो एसिड के रेजिड्यूज होते हैं। पॉलीपेप्टाइड में क्या है, हमारे पास 40 से 100 अमीनो एसिड के रेजिड्यूज होते हैं और इस तरीके से हमारे पास एक प्रोटीन बनता है। तो अगर हम यहाँ पे एक वर्ड आ गया अमीनो एसिड का, अमीनो एसिड रेजिड्यूज का, तो इसमें थोड़ा सा फर्क देख लो कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अमीनो एसिड और अमीनो एसिड रेजिड्यूज। पहले तो इसमें फर्क देखो, दोनों में फर्क क्या है। हमारे पास बिल फर्ज क्या है, ये हमारे पास सेंट्रल कार्बन था जिसपे कोई भी आर ग्रुप लगा हुआ है, कोई भी जनरल अमीनो एसिड है ये, और ये इसके एक साइड पे सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, एक तरफ इस पे हमारे पास एन एच और एच। अब ये क्या है हमारे पास, ये सिंपल एक अमीनो एसिड है जिसमें कोई पेप्टाइड बॉन्ड ये किसी भी दूसरे अमीनो एसिड के साथ जुड़ा नहीं, ये एक सिंगल अमीनो एसिड है, तो ये अमीनो एसिड है। अब होता क्या है, एक और अमीनो एसिड बिल फर्ज मैं कहता हूँ कि इधर आ गया साथ, एक और अमीनो एसिड है जिसके साथ ये सी, ये कोई आर है, ये एच है और ये सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच है। अब वो भी क्या है, वो खुद में अपना ही एक अमीनो एसिड है, मतलब ये भी एक अमीनो एसिड है, ये भी एक अमीनो एसिड है। अब होती है यहाँ पे कंडेंसेशन, कंडेंसेशन के बाद यहाँ से H2O रिलीज हो जाता है और इस C और N के दरमियान बन जाता है बॉन्ड। कौन सा वाला बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड। तो ये वाला बॉन्ड हमारे पास बन गया इन दो अमीनो एसिड्स के दरमियान और H2O जो है वो रिलीज हो गया। वो क्या हो गया, रिलीज हो गया। ये रिएक्शन नहीं है, ये रिलीज के लिए। ठीक है, तो वो रिलीज हो गया। तो अब उस रिलीज के बाद देखो इस अमीनो एसिड का भी कुछ गया है, इस अमीनो एसिड का भी कुछ गया है। ये वाला अमीनो एसिड इसका OH चला गया, उस वाले अमीनो एसिड का H चला गया। तो अमीनो एसिड्स कंडेंसेशन के बाद जो कुछ लूज करते हैं वो तो लूज करते हैं, जो कुछ बचता है अमीनो एसिड का, जो कुछ भी बचता है उसको बोलेंगे अमीनो एसिड रेजिड्यू। जैसे कि यहाँ पर अगर इस वाले को देखें तो इसका OH नहीं है, बाकी सारा सामान है, OH नहीं है, तो इस वाले को हम बोलेंगे अमीनो एसिड रेजिड्यू। इसको क्या बोलेंगे अब हम, अमीनो एसिड रेजिड्यू। इसी तरीके से ये वाला अमीनो एसिड पहले अमीनो एसिड था, फिर पेप्टाइड बॉन्ड बना तो उसका H निकल गया, तो ये भी अब क्या है, एक अमीनो एसिड रेजिड्यू है। तो अगर इस लिहाज से मैं देखूं तो ये भी एक अमीनो एसिड रेजिड्यू है, ये भी है, ये सारे हमारे पास क्या है, अमीनो एसिड रेजिड्यूज हैं। तो इन चीजों में डिफरेंस, ये थोड़ा सा नॉर्मल सा डिफरेंस है, इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है कि अमीनो एसिड क्या होता है और अमीनो एसिड रेजिड्यूज क्या होते हैं। दोनों का कॉन्सेप्ट में मतलब सेम ही होता है। अगर मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स है तो इट्स मीन कि वो सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड रेजिड्यूज है, क्योंकि उनका कोई ना कुछ चीज जो है वो कंडेंसेशन में OH या H निकल गया हुआ है। तो प्रॉपर अमीनो एसिड नहीं बल्कि अमीनो एसिड रेजिड्यूज हैं। तो अमीनो एसिड रेजिड्यू क्या है ये चीज मैंने बता दी। ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अमीनो एसिड एंड अमीनो एसिड रेजिड्यू, ये बात हो गई, ये चीज बतानी थी। अब उसके बाद हम चलते हैं, हम बात क्या कर रहे थे, हम बात कर रहे थे सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, क्या कर रहे थे हम बात, सेकेंडरी स्ट्रक्चर। अब हमारे पास प्राइमरी स्ट्रक्चर में जस्ट सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स हैं, जितने भी हमारे पास प्रोटीन में जो भी हमारे पास क्या है, जिस सीक्वेंस से अमीनो एसिड्स हैं वो सारे हमारे पास सबसे पहले जो ट्रांसलेट होते हैं तो वो प्राइमरी स्ट्रक्चर में आते हैं।
फिर यही वाला जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है, अब ये अंदर अपने अंदर कन्फर्मेशनल चेंजेस लाता है, अपने अंदर चेंजिंग लाता है, अपना स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज होता है। हर प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है वो उसके फंक्शन के हवाले से चेंज होता है, ठीक है। वो जो सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड है उसी के हवाले से फिर उसका एक स्ट्रक्चर बनेगा। इसी पॉलीपेप्टाइड से हमारे पास एक स्ट्रक्चर बनेगा जिसको हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर बोलते हैं। उस सेकेंडरी स्ट्रक्चर में फिर फर्ज हमारे पास क्या है, एक अमीनो एसिड रेजिड्यू है। तो वो अमीनो एसिड जो अमीनो एसिड रेजिड्यू कह रहा हूँ एक पॉलीपेप्टाइड है। तो यही वाला पॉलीपेप्टाइड जो है वो इस फॉर्म में भी आ सकता है, इस फॉर्म में आ सकता है, इस फॉर्म में आ सकता है, ठीक है। और ये वाला रेजिड्यू इस फॉर्म में भी आ सकता है। फिर रेजिड्यू बोल रहा हूँ, ये जो पॉलीपेप्टाइड है, ये जो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है, वो इस साइड फॉर्म में भी आ सकता है, इस फॉर्म में भी आ सकता है। इसके अलावा भी बहुत सारे इसके फॉर्म है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट फॉर्म्स है वो ये दो फॉर्म है। एक फॉर्म को हम बोलते हैं अल्फा हेलिसिस, ठीक है, या इसको अगर एक हो तो अल्फा हेलिक्स, क्या बोलते हैं इसको, अल्फा हेलिक्स। और जो दूसरा है इसको बोलते हैं बीटा शीट्स, क्या बोलते हैं हम, बीटा शीट्स। ये दोनों सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स हैं, याद रखना, अल्फा हेलिक्स हो गया या बीटा शीट्स हो गए, ये दोनों सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर नहीं है। बीटा शीट्स हो गए या इसको बीटा प्लीटेड शीट्स भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बीटा प्लीटेड शीट्स। अब ये दो बुनियादी मतलब स्ट्रक्चर है। इसके अलावा भी हमारे पास सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स और हैं, जैसे कि हमारे पास बीटा टर्न्स हैं, क्या है हमारे पास बीटा टर्न्स, या इसको बीटा लूप्स भी बोलते हैं, बीटा बेंड्स भी बोलते हैं, ये इसका नाम है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास नॉन रिपीटेटिव, क्या है, नॉन रिपीटेटिव सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स हैं, सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स। और एक और फॉर्म है जिसको हम बोलते हैं सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स, सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर, या इसको इन शॉर्ट हम बोलते हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट नाम है मोटिव्स, क्या है, मोटिव्स। तो इस चीज को हम बाद में डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में हमने देखना है अल्फा हेलिसिस को, अल्फा हेलिक्स, जिसमें हम एक इंपॉर्टेंट मतलब हेलिसिस जरूरी है कि वो सिर्फ इसी शेप में, हेलिसिस की और भी शेप हो सकती है, और ऐसे मतलब टर्न का डिफरेंट हो जो चीजें, काफी सारे हेलिसिस हैं, लेकिन उनसे सबसे इंपॉर्टेंट और बेसिक हमारे पास है अल्फा हेलिक्स। तो आज के लेक्चर में हमने देखना है कि जो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है उससे अल्फा हेलिक्स कैसे बनता है, ठीक है। मेन हमारे पास इंपॉर्टेंट ये है, उसके बाद हमारे पास मेन होगा इंशाल्लाह बीटा शीट्स के बारे में। लेकिन आज हमें किस चीज को समझना है, ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये जो स्पाइरल, ये जो हेलिकल स्ट्रक्चर है, जैसे कि हमारे पास डीएनए के इस तरह का स्ट्रक्चर था डबल हेलिक्स, ये सिंगल हेलिक्स हमारे पास जो स्ट्रक्चर है किसका, प्रोटीन्स का। इसको आज हमने समझना है कि व्हाट इज अल्फा हेलिक्स, या अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन क्या होता है। तो गौर से समझना है, कुछ मुश्किल नहीं है, बस एक कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट में क्लियर हो गए तो फिर अल्फा हेलिक्स के बारे में कुछ चीज मुश्किल आपको लगेगी नहीं, सब कुछ खुद से ड्रा करना सीख लोगे, ठीक हो गया। तो हमने बायोकेमिस्ट्री के हवाले से करना है, तो हमने बायोकेमिस्ट्री को लेकर साथ चलना है, ठीक हो गया, ये चीज भी हो गई। अब हम शुरू क्या करेंगे, प्रॉपर जो अल्फा हेलिक्स, ये एक हमने रिकॉल करना था, थोड़ी सी बेसिक चीजें बतानी थी, ठीक है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में इंपॉर्टेंट हमारे पास बीटा शीट्स होती है और अल्फा हेलिसिस होते हैं। तो आज हमने अल्फा हेलिसिस करने, अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम क्या करेंगे, बीटा शीट्स करेंगे। तो अल्फा हेलिसिस के लिए मैं प्राइमरी स्ट्रक्चर को यहाँ पे बायोकेमिस्ट्री के हवाले से पहले बता दूं, फिर सब कुछ इजी हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैं मिटा रहा हूँ क्योंकि आपको पता है कि हमने अल्फा हेलिसिस करना है। यहाँ पे मैं एक सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स बना रहा हूँ, ठीक है। सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स का मतलब क्या है कि मैं पॉलीपेप्टाइड है उसको बना रहा हूँ। तो पॉलीपेप्टाइड में सबसे पहले मैं स्टार्ट लेता हूँ कि ये एक हमारे पास एन टर्मिनस है जिसपे ये, उसके बाद सी, ये कोई आर है, ये कोई एच है, उसके बाद ये सी, ये डबल बॉन्ड ओ, फिर उसके बाद एक पेप्टाइड बॉन्ड है, मतलब अगला अमीनो एसिड शुरू हो गया। उसके बाद फिर से इसके साथ एक एच लगा होगा। अब ये पता है कि ये कैसे पेप्टाइड बॉन्ड बन रहा है सारा, तो मैं पेप्टाइड बॉन्ड सारा बना रहा हूँ। ये एच है, उसके बाद फिर से सी, फिर कोई आर हो है, मतलब कोई जनरल अमीनो एसिड में ले रहा हूँ, फिर ये सी है, फिर डबल बॉन्ड ओ है, उसके बाद फिर एन है, फिर उसके साथ एच है, उसके बाद फिर सी है, फिर आर है, फिर एच है, और उसके बाद के साथ क्या कनेक्टेड होगा, फिर से सी कनेक्टेड है, डबल बॉन्ड ओ, थोड़ा सा बड़ा ही बना देता है, सी डबल बॉन्ड ओ, उसके बाद फिर से ये एन और ये एच, और ये फिर से सी आर एच, उसके बाद फिर से सी डबल बॉन्ड ओ, फिर से एन, ये एच, ये सी, ये आर, ये एच, फिर से ये सी डबल बॉन्ड ओ, और उसके बाद फिर से एन और ये एच और ये सी डबल बॉन्ड ओ, क्या कर रहा हूँ, हाँ सी डबल बॉन्ड ओ, उसके बाद सी
ये R है कोई, फिर H और आखिर में C डबल बॉन्ड O और OH। अब ये क्या है, मैं एक बायोकेमिस्ट्री के हवाले से मैंने स्ट्रक्चर वाइज जो है अमीनो एसिड का सीक्वेंस जो है वो ड्रा किया है, और अगर मैं बताऊं और अगर मैं पूछूं भी तो इसमें कितने अमीनो एसिड के रेसिड्यूज हैं। एक हमारे पास ये हो गया, जहां जहां पर ये कार्बोनाइल कार्बन आ रहा है हमारे पास, ये जो C डबल बॉन्ड O आ रहा है, इट्स मीन के वहां से एक वहां पे एक नया नया अमीनो एसिड है। तो एक अमीनो एसिड हमारे पास ये हो गया रेसिड्यू, एक अमीनो एसिड हमारे पास ये हो गया, ठीक है, ये वाला सारा, एक अमीनो एसिड हमारे पास ये हो गया सारा, एक अमीनो एसिड हमारे पास ये हो गया सारा, एक हो गया ये और एक हो गया ये। मतलब 6 मैंने टोटल अमीनो एसिड के रेसिड्यूज जो है वो कंसीडर किया फॉर द पॉलीपेप्टाइड चेन। तो यहाँ पर कितने हुए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इस चीज को देख लो, इस चीज में कोई मुश्किल नहीं है, मैंने सिंपली एक पॉलीपेप्टाइड की जो चेन है वो ड्रा कर दी है। अब अल्फा हेलिक्सिस में क्या होगा, अल्फा हेलिक्सिस भी हमारे पास सेकेंडरी स्ट्रक्चर है कि यही जो पॉलीपेप्टाइड चेन है वो स्पाइरल फॉर्म में क्या होगा, स्पाइरल फॉर्म में हमारे पास एक दूसरे की गिर मतलब एक स्ट्रक्चर बनाएगा स्पाइरल फॉर्म में, और उसमें जो मेन चीज है जो स्ट्रक्चर बनाने के लिए मेन ड्राइविंग फोर्स है, जितने भी सेकेंडरी स्ट्रक्चर हैं, चाहे बीटा शीट्स हैं, मोटिव्स हैं, रिपीटेटिव हैं, या हमारे पास दूसरे होता है बीटा टर्न्स हैं, सारों में एक चीज कॉमन है कि सारों में जो स्टेबिलिटी के लिए बॉन्डिंग यूज होती है वो होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कौन सी वाली, एक बात याद रखना, जितने भी हमारे पास सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स है उसमें स्टेबिलिटी के लिए जो बॉन्डिंग यूज होती है वो हमारे पास होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये इस सब में कॉमन है। तो यहाँ पर भी यहाँ पे अब हाइड्रोजन बॉन्ड इन्वॉल्व होंगे, लेकिन कैसे इन्वॉल्व होंगे उस चीज को देखो। यहाँ से मैं शुरू कर रहा हूँ, ठीक है, क्या कर रहा हूँ, यहाँ से मैं शुरू कर रहा हूँ, ये H2N है, ठीक है, H2N, ये इसको मैं सिंपली लिख रहा हूँ, साथ में ये लिख रहा हूँ C, और ये इसके साथ सिर्फ R लिखूंगा, समझ जाना कि जहाँ पे R लिखे उसके साथ H भी अवेलेबल है, ये बात याद रखना। यहाँ पे सिर्फ हो क्या ना हो, हमारे पास ज्यादा वो बोर्ड इतना है नहीं कि हम सारा इतना बड़ा बड़ा लिखे हैं, तो मैं H को यहाँ पे इग्नोर कर रहा हूँ। ये हो गया हमारे पास ये चीज, उसके बाद ये आ गया, यहाँ से एक स्ट्रक्चर बनेगा ऐसा, ठीक है। अब ऐसा एक स्ट्रक्चर बनेगा, इसको मैं बना रहा हूँ, ये जो C है वो ये पहले वाला भी मैं बना रहा हूँ, ये इसके साथ यहाँ पे एक कार्बन है, उसके साथ डबल बॉन्ड O है, ये वाला, ठीक है। ये पहला अमीनो एसिड रेसिड्यू हो गया, ये वाला बना लिया। उसके बाद ये वाला C फिर आगे से एक N के साथ कनेक्टेड है, ये N और ये उसके साथ क्या है H, फिर ये N जो है वो दोबारा से कनेक्टेड है Cr के साथ, किसके साथ कनेक्टेड है Cr, इसके साथ H भी है वो भी याद रखना, उसके साथ कनेक्टेड है। फिर से ये C जो है वो दोबारा से कनेक्टेड है C, इसके साथ C डबल बॉन्ड O के साथ, ये दूसरे रेसिड्यू पे आ गया, उसके साथ ये दोबारा से कनेक्टेड है N के साथ, उसके साथ H लगा हुआ है, उसके बाद ये N दोबारा से कनेक्टेड है इस वाले की तरफ आ गया, ये Cr के साथ कनेक्टेड है, ये चीज भी हो गई। फिर से ये C कनेक्टेड है हमारे पास है C डबल बॉन्ड O के साथ कनेक्टेड है, ये वाला हो गया। उसके बाद फिर से दोबारा से ये N है, इस चीज को ड्रा करना सीख लो, कोई मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। ये N है, उसके साथ एक H है, फिर यही N आगे से दोबारा से कनेक्टेड है, यहाँ पे मैं बना देता हूँ C, और उसके साथ मैं थोड़ा सा नीचे कर देते हैं ताकि यहाँ पे बना देता हूँ, ये C है और उसके साथ कनेक्टेड है R। फिर मैं यहाँ पे पहुंच आया हूँ और ये इसका C और ये डबल बॉन्ड कौन सा हो गया हमारे पास, कौन सा हो गया हमारे पास, ये वाला आ गया। उसके बाद से फिर N और ये H के साथ, उसके बाद हमारे पास होगा ये C, ये R, उसके बाद फिर ये C डबल बॉन्ड O, फिर NH, उसके बाद Cr, और इस तरीके से ये एक और टर्न बनेगा ऐसे, और फिर एक और टर्न बनेगा। अब मेन चीज इसमें समझने वाली क्या है, ये हमारे पास देखो किधर गया हमारे पास रेड मेरे हाथ में, ये पहला अमीनो एसिड रेसिड्यू हो गया, ये दूसरा अमीनो एसिड का रेसिड्यू हो गया, ये तीसरा अमीनो एसिड का रेसिड्यू हो गया, उसके बाद ये वाला जो है ये चौथा अमीनो एसिड का रेसिड्यू हो गया। ये क्या हो गया, चौथा हमारे पास अमीनो एसिड का रेसिड्यू हो गया। अब ये हो गया कौन सा हमारे पास, पांचवा, और इसके बाद छठा और सातवां, और इससे जितने भी अमीनो एसिड रेसिड्यूज है वो इस फॉर्म में आ रहे हैं। यहाँ पर अगर हम देखें ये क्या हुआ हमारे पास, सिंपली मैंने बिल्डिंग मार ली है सिर्फ समझाने के लिए कि हमारे पास एक पॉलीपेप्टाइड है, क्या है, एक सिंपल पॉलीपेप्टाइड है। फिर वो पॉलीपेप्टाइड जो है उसने
टर्न बनाना शुरू कर दिए, अल्फा हेलिक्स बनाना शुरू कर दिया ऐसे, और ये हमारे पास कुछ ऐसे स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है, ये हमारे पास क्या बन गया, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन गया जिसमें टर्न से बने हुए, यहाँ से ये एन टर्मिनेट शुरू है और ये एक टर्न बनती जा रही है। ठीक है, अब ये जो टर्न है ये आपस में कैसे कनेक्टेड है, ये इस शेप में कैसे, याद रखना जो अल्फा हेलिक्सेस हैं वो रिजिड इन स्ट्रक्चर होते हैं। अल्फा हेलिक्स क्या है, वो फ्लेक्सिबल ज्यादा नहीं है, वो रिजिड है। क्या है हमारे पास, रिजिड है, मतलब इसी शेप में रहते हैं। तो कैसे रहते हैं, ये हमारे पास पहला अमीनो एसिड, दूसरा अमीनो एसिड, तीसरा अमीनो एसिड, चौथा अमीनो एसिड। अब अगर हम देखें तो ये जो पहला अमीनो एसिड है उसका जो हमारे पास ये सी डबल बॉन्ड ओ क्या है, ये जो सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप है। अब इसका ये ऑक्सीजन, और ये जो हमारे पास चौथा है उसका ये जो हमारे पास क्या है, नाइट्रोजन, जो अमाइड ग्रुप है उसका हाइड्रोजन। ये दोनों एक दूसरे के उस टर्न में क्या आ जाएंगे, एक दूसरे के सामने आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे, सामने आ जाएंगे। तो ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ क्या बना लेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा। तो यहाँ पे बन जाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड। इसी तरीके से अगर हम देखें कार्बन नंबर जो हमारे पास अमीनो एसिड नंबर 2 है उसका कार्बोनाइल ग्रुप जो है वो यहाँ पे इस वाले इस एन के साथ, यहाँ बोर्ड पे मैं ड्रा कर रहा हूँ तो प्रॉपर ड्रा नहीं होगा, ये इसके सामने आएगा और इसके साथ बना लेगा हाइड्रोजन बॉन्ड। इसके साथ क्या बना लेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो अगर हम गौर से देखें तो पहला जो अमीनो एसिड का रेजिड्यू है वो चौथे अमीनो एसिड के रेजिड्यू के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। क्या बना रहा है, पहला अमीनो एसिड का रेजिड्यू जो है वो चौथे अमीनो एसिड के रेजिड्यू के साथ बॉन्ड बना रहा है। और वो भी कैसे, इस वाले ग्रुप को क्या बोलेंगे, ये जो ऑक्सीजन और ये वाला सी वाला जो ग्रुप है ये हमारे पास देखो पेप्टाइड का पार्ट है ना, क्या है, पेप्टाइड का पार्ट है। तो पेप्टिडाइल, कौन सा, पेप्टिडाइल कार्बोनाइल ग्रुप, ये क्या होगा हमारे पास, पेप्टिडाइल कार्बोनाइल ग्रुप। ठीक होगा, कार्बोनाइल ग्रुप ये वाला ग्रुप जिसमें सी डबल बॉन्ड ओ के साथ कनेक्टेड है। यहाँ पर जो भी हो उससे हमें कोई गरज नहीं, सी अगर डबल बॉन्ड ओ के साथ कनेक्टेड है तो कार्बोनाइल ग्रुप है। तो ये कार्बोनाइल ग्रुप और पेप्टाइड का पार्ट है। तो पेप्टिडाइल कार्बोनाइल ग्रुप जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा इस हाइड्रोजन के साथ, लेकिन ये कोई नॉर्मल हाइड्रोजन नहीं है बल्कि ये हमारे पास किसके साथ कनेक्टेड है, अमाइड ग्रुप के साथ। ये अमीनो ग्रुप है ना, ये NH2 वाला, तो ये अमाइड ग्रुप है। ये NH क्या होता है हमारे पास, अमाइड ग्रुप होता है। तो ये हमारे पास कनेक्टेड होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा किसके साथ, पेप्टिडाइल अमाइड ग्रुप के साथ। किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, पेप्टिडाइल अमाइड ग्रुप के साथ बॉन्ड बना रहा है। ये बात समझ आ गई। अब हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन का बॉन्ड कैसे बनते हैं हमारे पास। अब देखो पहला जो कार्बन है, पहला जो हमारे पास अमीनो एसिड का रेजिड्यू है उसका कौन सा, पेप्टिडाइल कार्बोनाइल कार्बन जो है, ये वाला जो कार्बन है वो क्या बनेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा चौथे वाले हमारे पास के साथ, अमीनो एसिड के रेजिड्यू के साथ। कैसे बना रहा है, अब क्वेश्चन ये उठता है कि एडजेसेंट के साथ क्यों नहीं बना सकता, मतलब ये वाला रेजिड्यू इस वाले रेजिड्यू के हाइड्रोजन के साथ क्यों बॉन्ड नहीं बनाता, ये अमाइड इसके साथ क्यों नहीं बनाता। तो उसकी एक रीजन है, और उसकी रीजन क्या है कि हमारे पास इसके दरमियान जो है काफी सारे ग्रुप्स अवेलेबल हैं, तो स्टेरिक हिंड्रेंसेस होती हैं। ठीक है, एक तो ये बात हो गई। उसके बाद ये चीज हम डिस्कवर कर रहे हैं, हम कोई चीज बना नहीं रहे, ये कुदरत की बनाई हुई चीज है जिसको हम डिस्कवर कर रहे हैं, उसका स्ट्रक्चर जान रहे हैं। तो उसके स्ट्रक्चर में पहला 4 के साथ, और उसकी बहुत बड़ी रीजन है, ये कुदरत के कारखाने हैं जिसको हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। जस्ट कि यहाँ पे उन्होंने मतलब कुदरत ने क्या किया, बीच में स्टेरिक हिंड्रेंसेस क्रिएट कर दिए। क्या, अब इस H और इस O के दरमियान क्या है, ये एक R ग्रुप है, ये कोई भी ग्रुप हो सकता है। यहाँ पे तो सिंपल R है, तो वो इन दोनों के दरमियान जब R ग्रुप आता है तो स्टेरिक हिंड्रेंसेस क्रिएट हो जाती है, तो आपस में बॉन्ड नहीं बनाते। इसके अलावा इसके में काफी सारे ग्रुप्स हैं, लेकिन जब ये टर्न में आएगा, क्या किस में आएगा, टर्न में आएगा, तो ये वाला जो पहला हमारे पास क्या है, पहला जो हमारे पास अमीनो एसिड रेजिड्यू है वो बिल्कुल आमने सामने आ जाएगा इस चौथे वाले रेजिड्यू के N ग्रुप के सामने। तो उसके सामने आएगा तो उनके दरमियान कोई और हिंड्रेंस नहीं है, तो आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेंगे। इसी तरीके से दूसरे वाला पांचवें के साथ बनाएगा, मतलब पहले का कार्बोनाइल ग्रुप चौथे के अमाइड ग्रुप के साथ। इसी तरीके से उसका जो दूसरा अमीनो एसिड का रेजिड्यू है वो पांचवें के साथ बनाएगा, तीसरा बनाएगा छठे के साथ, चौथा बनाएगा सातवें के साथ। तो वो कैसे जा रहा है, वो इस टर्न की वजह से जा रहा है। ठीक है, अब इस टर्न को अगर हम गौर से देखते हैं, ये तो बता दिए कि हाइड्रोजन बॉन्ड इसमें कैसे क्रिएट हो रहे हैं। तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड क्रिएट होते जाएंगे और उसके बाद ये इस तरीके से ये टर्न करता चला जाएगा, टर्न करता चला जाएगा। एक टर्न को हम अगर गौर से देखते हैं, ये जो एक हमारे पास टर्न है, इस टर्न को अगर हम गौर से देखें तो इस एक टर्न में देखो एक रेजिड्यू है, क्या एक रेजिड्यू ये हो गया, एक रेजिड्यू अमीनो एसिड का ये हो गया, 3 तो कंप्लीट हुआ है। जो चौथा रेजिड्यू है वो आधा तो इस टर्न के अंदर है, मतलब यहाँ तक ये जो इसका NH ग्रुप है
वो तो अंदर है, लेकिन उसका जो बाकी पार्ट है वो हमारे पास बाहर आ गया और अगले टर्न में चला गया। उसकी ये जो बाकी पार्ट है वो क्या हो गया, अगले टर्न में चला गया। तो इस एक टर्न के अंदर अगर देखा जाए तो 1 2 3 तीन कंप्लीट और चौथे का आधा पार्ट जो है वो इन्वॉल्व होता है एक टर्न को बनाने के लिए। इस वजह से कहते हैं कि 3.6 अमीनो एसिड जो है वो पर टर्न होते हैं, मतलब एक टर्न के अंदर 3.6 अमीनो एसिड्स हैं। वो इस वजह से अभी समझ आ गई कि कैसे 3.6 हो सकते हैं कि जो 3 अमीनो एसिड हैं वो तो पूरे के पूरे हैं, अगले अमीनो एसिड का आधा मतलब 0.6 जो पार्ट है वो उस टर्न के अंदर है, बाकी टर्न के अंदर नहीं है, वो अगले टर्न में चला जाता है। तो इस वजह से एक टर्न के अंदर कितने अमीनो एसिड के रेसिड्यूज होते हैं अल्फा हेलिक्स में, 3.6। ये एमडीकैट के हवाले से या फिर नीट के हवाले से काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि एक टर्न ऑफ अल्फा हेलिक्स में कितने अमीनो एसिड होते हैं, 3.6। तो अगर कोई पूछे कि 10 टर्न में कितने टर्न है, 10 टर्न है, तो उसमें कितने अमीनो एसिड्स आएंगे, 36 अमीनो एसिड्स आएंगे। कितने अमीनो एसिड्स आएंगे, 36। एक तो ये बात हो गई। उसके बाद ये जो टर्न के दरमियान का जो फासला है क्या है, ये जो एक टर्न के दरमियान का जो फासला है ये हमारे पास होता है 5.4 एंगस्ट्रॉम पर टन। ये जो फासला है वो कितना होता है, 5.4 एंगस्ट्रॉम, या इसको 5.4 × 10⁻⁻10 मीटर में लिख सकते हो। ठीक हो गया, 5.4 × 10⁻⁻10 मीटर या फिर 5.4 एंगस्ट्रॉम। वो एक टर्न के दरमियान का जो फासला है, मतलब इस टर्न से इस टर्न के दरमियान जो फासला है वो हमारे पास कितना है, 5.4 एंगस्ट्रॉम। और एक टर्न के अंदर कितने अमीनो एसिड के रेसिड्यूज आ रहे हैं, 3.6। कैसे आ रहे हैं वो चीज मैंने बता दी। ये टर्न और ये टर्न आपस में किस चीज की वजह से कनेक्टेड है, किस बॉन्डिंग की वजह से कनेक्टेड है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। और याद रखना ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ये पैरेलल में आ रही होती है। इसके पैरेलल जो नाइट्रोजन आएगा उसके साथ बॉन्ड बनेगा, इस वाले के पैरेलल जो नाइट्रोजन आएगा उसके साथ बॉन्ड बनेगा। ये जो HN है इसकी जो पैरेलल C डबल बॉन्ड O आएगा उसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। तो ये काम जो है वो अपने एक्सिस के पैरेलल हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे होते हैं। मतलब ये अगर हमारे पास टर्न है और ये उसका एक्सिस है तो हाइड्रोजन बॉन्ड इसके पैरेलल आएंगे, ऐसे क्या आएंगे, पैरेलल, उसके हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड आ रहे होते हैं। ये बात समझ आ गई। उसके बाद एक चीज मैंने समझानी थी, ये हमारे पास बिल्डिंग वायर का, ये हमारे पास एक अल्फा हेलिक्स का टर्न है, ये उसका क्या है, एक हमारे पास N टर्मिनस है, दूसरा उसका C टर्मिनस है। तो क्वेश्चन अब यहाँ से सब कुछ क्लियर हो जाता है कि कैसे इन दोनों के दरमियान बॉन्ड बन सकता है। अब ये हमारे पास क्या है, एक टर्न है, एक अल्फा हेलिक्स है, उसमें ये पहला अमीनो एसिड है। ठीक है, बिल फर्ज मैं कहता हूँ कि यहाँ पे जो है वो पहला अमीनो एसिड है, तो उसके एडजस्टेंट इस तरह दूसरा, फिर तीसरा, फिर उसके बाद तीसरा थोड़ा सा मतलब चौथा यहाँ अंदर, और चौथे का जो हमारे पास अगर यहाँ पे ये हमारा अमीनो एसिड है ये वाला, यहाँ पे कार्बोनाइल ग्रुप है, इस कोने पे अगर कार्बोनाइल ग्रुप है तो उसके ऑपोजिट चौथे अमीनो एसिड का जो नाइट्रोजन ग्रुप आएगा, जो हमारे पास अमाइड ग्रुप आएगा, वो दोनों एक दूसरे के क्या आ जाएंगे, सामने आ जाएंगे। वो दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, सामने। ये चीज मैंने घर बना रहा, कोई मुश्किल काम नहीं है, सब कुछ समझ आ जाएगा। तो पहले का और चौथे का जो हमारे पास क्या होता है, पहले का और चौथे का हमारे पास जो कौन से वाला ग्रुप, एमाइड ग्रुप और कार्बोनाइल ग्रुप, वो एक दूसरे के सामने आ जाता है, तो उनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है। इसी तरीके से दूसरे साइड पे भी होंगे, उनमें भी बन जाएगा, यहाँ पर भी होंगे, उसमें बन जाएगा। तो पैरेलल हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती जा रही है। बच्चे कंफ्यूज किस में होते हैं कि यार ये एडजेसेंट के साथ क्यों नहीं बना सकते, या पहला चौथे के साथ कैसे बनाएगा। तो वो इस तरीके से, क्योंकि ये टर्न तभी बन सकता है जब पहला चौथे के साथ बनाएगा, दूसरा पांचवें के साथ बनाता है, इसी तरह तीसरा छठे के साथ बनाता है, और इस तरीके से ये टर्न जो है वो बनता चला जाता है। और एक टर्न के अंदर 3.6 अमीनो एसिड कैसे, वो चीज भी बता दी कि उसमें 3.6 अमीनो एसिड्स कैसे हो सकते हैं। तो ये तो था हमारे पास अल्फा हेलिक्स का जो बायोकेमिस्ट्री के हवाले से स्ट्रक्चर। अब थोड़ा सा इसको हमने देखना है, और इसका मैं स्ट्रक्चर ऐसे भी बना लेता हूं। अब हम इसका कॉमन से स्ट्रक्चर बनाएंगे बिल फर्ज, ये ऐसे ही बनता है यार, क्या बस एडजस्ट कर लेना यार। इस तरह के एक स्ट्रक्चर बनाता हूँ, कॉमन समझाने की गरज से बना रहा हूँ, बाकी बुक्स में इंटरनेट में जहाँ भी देखना है देख लो कि इस तरह का प्रॉपर स्ट्रक्चर कैसा है। ये एक हमारे पास क्या है, एक हेलिकल टर्न है, ऐसे आ रहा है। ये क्या है हमारे पास, एक हेलिकल टर्न है। अब ये क्या है, इसी तरह का स्पाइरल है, जैसे ये स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग को मैं 2D बना रहा हूँ, लेकिन ऐसे ही बनेगा। बस समझ लो कि ये चीज ऐसे घूम रही है, ठीक है, ये ऐसे घूम रही है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये चीज बना के कि जो हमारे पास R ग्रुप्स होते हैं, कौन से वाले ग्रुप्स, ये R ग्रुप्स, ये कॉमन मतलब हर अमीनो एसिड में डिफरेंट हो सकता है। अगर हम किसकी बात करते हैं, हम बात करते हैं एलेनिन की, तो उसमें ये CH3 है।
क्या है, CH3 है। इसी तरीके से हम बाकी जो ग्रुप से उठाएंगे तो किसी में CH2 CH3 है, किसी में साथ बेंजीन लगा हुआ, किसी में क्या लगा हुआ, किसी में क्या लगा हुआ, 20 डिफरेंट अमीनो एसिड्स है ना। तो यहाँ पे अमीनो एसिड्स की सीक्वेंस है। तो उसमें जो R ग्रुप्स है वो याद रखना वो टर्न के कोनों पे आएंगे। इस तरीके से ये R हो गया हमारे पास, इधर R आ जाएगा, इधर R आ जाएगा, या इसके बाहर की तरफ। मैं बताने का मकसद क्या है कि जो R ग्रुप्स है वो टर्न के बाहर की तरफ आएंगे। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक हेलिकल टर्न है। तो जो R ग्रुप्स है वो बाहर की तरफ होंगे, मतलब इस तरफ होंगे, इस तरफ होंगे, इस तरफ होंगे, इस तरफ होंगे, बाहर की तरफ उसके R ग्रुप्स होते हैं। वजह क्या है, अगर R ग्रुप्स जो है वो अंदर की तरफ हो, किसकी तरफ हो, मतलब ये टर्न है उसके अंदर की तरफ हो, यहाँ पे कई R ग्रुप आ जाए, यहाँ पे अगर कोई R ग्रुप आता है तो होगा क्या कि यहाँ पे जो इंटरेक्शन हाइड्रोजन बॉन्ड की हो रही थी, तो यहाँ पे जो अमीनो एसिड की इंटरेक्शन हो रही थी, उनके दरमियान अब हिंड्रेंसेस क्रिएट हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, उनके दरमियान कुछ रिपल्शन सी हो जाएगी। वो जो ताकत होती है बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्ड तो वैसे भी वीक ही होता है, कुछ ज्यादा स्ट्रांग होता नहीं है, तो वो हिंड्रेंसेस की वजह से अब उसको वो प्रॉपर जो स्टेबिलिटी है किसकी, हेलिक्स की, वो नहीं रह पाएगी, वो खत्म हो सकती है, वो कमजोर हो जाती है उसकी स्टेबिलिटी। तो इसकी वजह से जो R ग्रुप्स है वो हमेशा ये जो स्पाइरल है उसके बाहर की तरफ होंगे, इस तरफ होंगे, इस तरफ होंगे, इस तरफ, बाहर की तरफ। अंदर की तरफ जो है हमारे पास R ग्रुप्स नहीं आएंगे। एक चीज ये होगी अल्फा हेलिक्स में, ये चीज एक इंपॉर्टेंट है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि बिलफर्ज ये हमारे पास सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स है, यहाँ पर भी ये सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड ही आ रहा है ना, मतलब ये टर्न करता जा रहा है, ये टर्न जो है वो बनता जा रहा है, ये टर्न बनता जा रहा है, तो मतलब ये हमारे पास सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स है। तो उसमें अल्फा हेलिक्स के लिए ये चीज नहीं आ सकती कि एक ही सीक्वेंस में हमारे पास कई पॉजिटिव अमीनो एसिड्स आ जाएं, मतलब एक भी पॉजिटिव अमीनो एसिड हो, दूसरा भी पॉजिटिव अमीनो एसिड हो, तीसरा भी पॉजिटिव अमीनो एसिड हो, चौथा भी पॉजिटिव अमीनो एसिड हो, पांचवा भी पॉजिटिव अमीनो एसिड हो। मतलब क्या है, यहाँ पे क्या है कि पॉजिटिव चार्जेस जो है वो ज्यादा हो जाएंगे पॉजिटिव अमीनो एसिड्स में। जब पॉजिटिव चार्जेस ज्यादा हो जाएंगे एक ही सीक्वेंस में, तो अब हमें केमिस्ट्री में पता है कि पॉजिटिव चार्जेस या सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर, वो एक दूसरे को रिपल्शन शुरू कर देंगे। जब रिपल्शन होगी तो उसकी जो थर्मोडायनामिकल स्टेबिलिटी है, जो इस हेलिक्स की स्टेबिलिटी है, वो क्या हो जाएगी, वो डैमेज हो जाएगी, वो कम हो जाएगी, वो खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पर जो सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स हैं उसमें बल्क ऑफ क्या है, मतलब एक रो में एक बल्क ऑफ पॉजिटिव जो हमारे पास अमीनो एसिड्स हैं वो एक ही साथ अगर होंगे तो उनमें अल्फा हेलिक्स नहीं हो सकता। मैं ये नहीं कह रहा कि प्रोटीन के अंदर ये चीज एक साथ नहीं होती, पॉसिबल है, लेकिन अगर ये एक साथ हो, मतलब 4 5 या 6 7 हमारे पास क्या है, 6 7 हमारे पास पॉजिटिव अमीनो एसिड्स एक ही रो में आए हुए हैं, तो उनके आपस में क्या होगी, हमारे पास सेम चार्जेस रिपेल करेंगे, तो पॉजिटिव रिपल्शन होगी। तो उस रिपल्शन की वजह से हेलिक्स का ये जो हमारे पास स्पाइरल फॉर्म का जो स्ट्रक्चर है वो बनने की चांसेस कम हो जाते हैं। तो अल्फा हेलिक्स में ये चीज पॉसिबल नहीं है। सेम यही रीजन हमारे पास नेगेटिव के लिए भी है। जो हमारे पास नेगेटिव क्या है, जो हमारे पास नेगेटिव अमीनो एसिड्स हैं जैसे कि ग्लूटामेट हो गया, अस्पार्टेट हो गया, तो वो हमारे पास एक ही रो में नहीं आ सकते। सेम वही फिनोमेना, सेम वही कॉन्सेप्ट, सेम वही रीजन, सेम चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। ये बात भी होगी। एक और बात, ज्यादा पॉसिबिलिटी है अगर बिलफर्ज इस टर्न में हमारे पास कोई पॉजिटिव अमीनो एसिड है, क्या है, इस टर्न में यहाँ पे कोई पॉजिटिव अमीनो एसिड है, तो उसके 3-4 अमीनो एसिड्स के बाद यहाँ पे अगले टर्न में नेगेटिव अमीनो एसिड की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है अल्फा हेलिक्सिस में। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव जो है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो उसकी वजह से ये जो हेलिक्स का जो स्ट्रक्चर है इसकी स्टेबिलिटी और ज्यादा बढ़ सकती है। तो ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि पॉजिटिव और नेगेटिव जो है वो अगर इस टर्न में यहाँ पे कोई पॉजिटिव हो तो अगले टर्न में उसके साथ हो सकता है कि नेगेटिव चार्ज हो। कितने 3 to 4 उसके बाद 3 to 4 अमीनो एसिड्स के बाद। अब 3 to 4 क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि एक टर्न में हमारे पास कितने अमीनो एसिड के रेसिड्यूज होते हैं, 3.6 अमीनो एसिड। तो इसके वजह से 3 to 4 अमीनो एसिड के बाद पॉसिबिलिटी है कि पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे के आमने सामने आ जाए। ये बात भी समझ आ गई। उसके बाद देखो जैसे पॉजिटिव था, नेगेटिव था, इसी तरीके से बल्कि जो हमारे पास होते हैं, क्या हमारे पास जो बल्कि ग्रुप्स होते हैं, जैसे एक ही रो में एक ही सीक्वेंस में 4-5 बार ट्रिप्टोफैन रिपीट हो रहा हो। अब ट्रिप्टोफैन का जो आर ग्रुप है वो काफी बल्कि है, काफी बड़ा ग्रुप है। तो वो ट्रिप्टोफैन का जब बल्कि ग्रुप है, यहाँ पे इसको बहुत बड़ा एक बन गया, एक इसका भी बहुत बड़ा मतलब क्या है बल्क है, इसका भी बहुत बड़ा बल्क है, इसका भी बहुत बड़ा बल्क है।
तो मतलब क्या है कि अब ये ट्रिप्टोफैन तो इसमें स्टेबिलिटी कम हो जाएगी क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंसेस जो है वो ज्यादा हो जाएंगे ड्यू टू बल्क। यहाँ पे बल्कि ग्रुप्स का भी एक साथ आना जो है वो पॉसिबल नहीं होता अल्फा हेलिक्सेस में, ये बात भी याद आ गई। उसके बाद जिस तरह पॉजिटिव नेगेटिव है, अगर यहाँ पे कोई हाइड्रोफोबिक हो तो यहाँ पर भी हाइड्रोफोबिक के चांसेस ज्यादा होंगे अगले टर्म में। क्यों? क्योंकि हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफोबिक आपस में कौन सी इनकी होती है इंटरेक्शन, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन जो होती है, जो वैन डर वाल फोर्सेस होती है, उन चीजों का टर्शियरी स्ट्रक्चर में फिर पॉसिबिलिटी ज्यादा हो जाती है। तो ये बात भी समझ आ गई कि ये चीजें जो है कुछ हमारे पास क्या है, कुछ कॉन्सेप्ट्स है जो इसके साथ रिलेटेड है। अब दो अमीनो एसिड याद रखना, दो ऐसे अमीनो एसिड्स हैं जो कि अल्फा हेलिक्स में नहीं होते, याद रखना। कौन कितने? दो अमीनो एसिड्स हैं जो कि अल्फा हेलिक्स में नहीं होते। एक हमारे पास प्रोलीन है, एक क्या है हमारे पास प्रोलीन, दूसरा है हमारे पास ग्लाइसिन। ये दो अमीनो एसिड जो है वो अल्फा हेलिक्स में नहीं होते। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई सीक्वेंस है और उसमें हमारे आप लोगों को क्या मिल रहा है, कहीं पे कोई प्रोलीन है या उसके दो तीन, उसके बाद कोई ग्लाइसिन है या दो तीन प्रोलीन है, तो समझ जाओ कि हमारे पास अल्फा हेलिक्स नहीं बनाएंगे। तो क्यों नहीं बनाएंगे? क्वेश्चन ये उठता है क्योंकि प्रोलीन और ग्लाइसिन में ऐसी क्या बात है कि अगर वो अमीनो एसिड में आ गए तो अल्फा हेलिक्स कहता है कि मैं नहीं बनूंगा। क्यों नहीं बनेगा भाई? यही तो क्वेश्चन है। तो उसके क्वेश्चन का आंसर मैं कर देता हूँ, इसके स्ट्रक्चर में जाके हमें समझ आएगी। मैं प्रोलीन का स्ट्रक्चर ड्रा कर लेता हूँ। प्रोलीन के जो अमीनो एसिड है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है हमारे पास, कोई भी मैं जनरल अमीनो एसिड पहले ड्रा कर लेता हूँ। तो ये H, ये C, ये R, ये H, ये C, ये डबल बॉन्ड O और ये हमारे पास OH। ये क्या है? जनरल अमीनो एसिड है। अगर मैं कहता हूँ कि प्रोलीन का स्ट्रक्चर, तो प्रोलीन के स्ट्रक्चर में बेसिकली उसमें जो R ग्रुप होता है वो इस फॉर्म में होता है, CH2 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 और ये जो H है ये वो CH2 खा जाता है और उस H की जगह इस नाइट्रोजन के साथ CH2 बॉन्ड बना लेता है। मतलब यहाँ से इस कार्बन के साथ और इस तरफ से इस नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेते हैं, तो यहाँ पे एक रिंग सा स्ट्रक्चर बन जाता है। ये पूरा क्या है? एक रिंग सा स्ट्रक्चर बन गया। ये क्या बन गया? एक रिंग सी स्ट्रक्चर बन गया। तो इस रिंग सी स्ट्रक्चर की वजह से क्या है हमारे पास सख्तपन उसमें आ जाता है। उसमें क्या आ जाता है? एक उसमें क्या आ जाता है? सख्तपन आ जाता है। वो हमारे पास रिजिड हो जाता है, रिजिडिटी आ जाती है। कैसे? ये हमारे पास बिल्कुल प्रोलीन है। ये क्या है हमारे पास? मैंने प्रोलीन का स्ट्रक्चर बना दिया। अब ये जो प्रोलीन है, देखो ये हमारे पास प्रोलीन है, यहाँ पे कोर अमीनो एसिड है C डबल बॉन्ड O, इसके बाद ये C, ये कोई भी R ग्रुप है, कोई भी और अमीनो एसिड है, ये H और इसके साथ ये H2N है। अब इसका जब हमारे पास क्या बनेगा, इसका हमारे पास पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा। ये प्रोलीन किसी सीक्वेंस में आएगा यहाँ पे, तो ये OH रिलीज हो जाएगा और OH रिलीज हो जाएगा। यहाँ से C और N के साथ बॉन्ड बन जाएगा, पेप्टाइड बॉन्ड बन गया ना। लेकिन इस पेप्टाइड बॉन्ड में देखो एक चीज तो आप लोगों को थोड़ी डिफरेंट मिलेगी कि ये जो अगला अमीनो एसिड का रेसिड्यू है उसके अंदर हाइड्रोजन है, नजर आया यहाँ पे, क्योंकि वो एक हाइड्रोजन था, वो तो पेप्टाइड बॉन्ड की वजह से रिलीज हो गया। तो यहाँ पे इस नाइट्रोजन के साथ कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, इस नाइट्रोजन के साथ कोई भी हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल नहीं है। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल करो, हाइड्रोजन का एटम नहीं है इस नाइट्रोजन के साथ। एक बार इसमें कोई नाइट्रोजन एटम नहीं है। जब नाइट्रोजन एटम नहीं होगा इस प्रोलीन के साथ, तो क्या ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकेगा? बताओ। अब देखो हाइड्रोजन बॉन्ड किसके बनता है? अमाइड ग्रुप के और इस वाले ग्रुप के, इसके दरमियान बन सकते हैं ना। अगर 1 और 4 का देखें, 2 और 5 का देखें, 3 और 6 का देखें, लेकिन बनता तो अमाइड ग्रुप और कार्बोनाइल ग्रुप के दरमियान है ना। तो अगर इस अमाइड ग्रुप का हाइड्रोजन ही नहीं है तो कौन बनाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड? जब हाइड्रोजन अवेलेबल ही नहीं है, तो एक तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड में टेक पार्ट नहीं करता। क्या है? प्रोलीन का जो हमारे पास रेसिड्यू है वो हाइड्रोजन बॉन्ड में बनाने में टेक पार्ट नहीं करता। जब हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने में टेक पार्ट नहीं करेगा तो जो हमारे पास अल्फा हेलिक्स है वो तो बॉन्डिंग किसकी वजह से रहा है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से रहा है। फिर प्रोलीन जब इस सीक्वेंस में आएगा तो एकदम से बेंड आता है। क्या है? इतना रिजिड है कि जैसे ही हमारे पास प्रोटीन के सीक्वेंस में प्रोलीन आता है तो इसके स्ट्रक्चर की वजह से, क्योंकि इस स्ट्रक्चर में देखो ये नाइट्रोजन जो है और ये अल्फा कार्बन, ये दोनों इस रिंग का भी पार्ट है। क्या है? यहाँ पे जो आम हमारे पास क्या है, अब जैसे ये वाला है C डबल बॉन्ड O OH C, ये R, ये H और ये N, ये H, ये H। अब ये भी हमारे पास तकरीबन फ्री है, ये भी तकरीबन फ्री है, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है, सिंगल बॉन्डेड है। लेकिन जब यहाँ पे ये किसी रिंग का पार्ट बनेंगे, जैसे यहाँ पे एक रिंग का पार्ट बन गए, तो ये भी रिजिड हो जाएगा, ये भी ज्यादा मूव नहीं कर पाएगा, ये भी ज्यादा मोबिलिटी इसमें नहीं होगी, तो ये टर्न नहीं बना सकेगा। जैसे ये टर्न बनाने की कोशिश करेंगे प्रोटीन की वजह से वो टूट जाएगा। वो क्या हो जाएगा? वो टर्न जो है वो टूट जाता है।
तो उस टूटने की वजह से बिल्कुल से हमारे पास ये फ्लेक्सिबिलिटी है तो इसमें वो टर्न बन, अगर यहाँ पे कोई सख्त चीज आ गई तो अगर टर्न बनाने की कोशिश करेगा तो टूट जाएगा, वो टर्न नहीं बनेगा। तो इस वजह से प्रोलीन को, ग्लाइसिन को हम बोलते हैं अल्फा हेलिक्स चेन ब्रोकर। क्या बोलेंगे इसको हम? अल्फा हेलिक्स चेन ब्रोकर बोलते हैं इसको। चेन ब्रोकर समझ आ गई। एक तो हमें ये समझ आ गई कि प्रोलीन उसमें ज्यादा रिजिड स्ट्रक्चर है, उसकी रिजिडिटी की वजह से हमारे पास वो अल्फा हेलिक्स में नहीं आता। ग्लाइसिन क्यों होता है भाई? ग्लाइसिन की क्या गलती? ग्लाइसिन में तो कोई मुश्किल काम है, तो सिंपलेस्ट अमीनो एसिड है। अब ग्लाइसिन में क्या सिंपल सीन होता है कि ग्लाइसिन में हमारे पास ये H2N है, ये C, इसके दोनों साइड पे H लगा होता है। R की जगह यहाँ पे क्या है? H है, C डबल बॉन्ड O और ये OH। अब ये हमारे पास क्या है? ग्लाइसिनिक सिंपल हमारे पास है, क्या चीज है? सिंपल अमीनो एसिड है। उसके एक साइड पे क्या लगा हुआ है? H लगा हुआ है। तो ये इतना सिंपल है कि ये बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल हो जाता है। क्या हो जाता है? बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल। बिलफर्ज यहाँ पे कोई हमारे पास आ गया ग्लाइसिन, तो ग्लाइसिन के दोनों साइड पे, अब इसके एक साइड पे R है ना, तो वो R हिंड्रेंसेस क्रिएट करता है, स्टेरिक हिंड्रेंसेस क्रिएट करता है, जिसमें से वो शेप मेंटेन रहती है। वहां R की जगह सिंपल हाइड्रोजन आ जाए, इतना फ्लेक्सिबल हो जाता है कि वो हमारे पास जो स्पाइरल है वो वहीं से बेंड कर जाएगा। मतलब एक चीज यहाँ से बन रही है, जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन यहाँ से बेंड कर जाएगा, तो यहाँ से बेंड होगा, वो प्रॉपर स्पाइरल शेप में तो नहीं आ पाएगा, वहीं से वो बेंड कर जाएगा, स्ट्रक्चर खराब हो जाएगा। इसकी वजह से ग्लाइसिन भी अल्फा हेलिक्स में नहीं आती। तो दो हमारे पास अमीनो एसिड्स हैं, प्रोलीन और ग्लाइसिन, जो कि अमीनो एसिड किसमें? अल्फा हेलिक्स में टेक पार्ट नहीं करते। क्यों नहीं करते? एक बहुत ज्यादा सख्त है, इस वजह से टेक नहीं करता, टेक पार्ट नहीं करता। एक बहुत ज्यादा नर्म है, इस वजह से टेक पार्ट नहीं करता। इसलिए कहते हैं ना बहुत ज्यादा नर्म बनो, ना बहुत ज्यादा सख्त बनो, दरमियाने रहो। तो यहाँ पे एक अपनी सख्ती की वजह से मारा गया, एक अपनी नरमी की वजह से मारा गया। ये चीज हो गई। अब मुझे लगता है कि अल्फा हेलिक्स में कोई और बात जो है वो रह नहीं गई कि अल्फा हेलिक्स क्या है, टर्न में कितने रेजिड्यूज होते हैं, अमीनो एसिड रेजिड्यू का मतलब क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे क्रिएट होता है, किस किस रेजिड्यू के दरमियान क्रिएट होता है, कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि अल्फा हेलिक्स को क्या कर सकते हैं, इफेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद प्रोलीन और ग्लाइसिन अल्फा हेलिक्स के बनाने में टेक पार्ट नहीं करते। क्यों नहीं करते? डिटेल में बता दिया। तो होप्स हो कि आप लोगों को जो लेक्चर है वो काफी हद तक समझ आ गया, काफी हद तक होप्स हो के समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया तो कमेंट सेक्शन तुम लोगों का अपना है, कमेंट कर दिया करो। और मुझे दुआ में बहुत ज़्यादा याद रखो, अपना बहुत सारा ख्याल रखो, और मिलते हैं अगले लेक्चर में बीटा प्लेटेड शीट्स के साथ। इसी तरीके का उसका भी इंशाल्लाह एक लेक्चर होगा, लेकिन वो ज़्यादा इजी है। अल्फा हेलिक्स थोड़ा सा मुश्किल है, कॉन्सेप्ट उसमें ज़्यादा है। अल्फा हेलिक्स समझ आ गए तो बीटा शीट्स को समझना कोई मुश्किल बात नहीं है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगले लेक्चर में बीटा शीट्स के साथ। तब तक अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़।